हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज 31 अगस्त से 3 सितंबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहले न्यूज़ आइटम से स्टार्ट करते हैं जो कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक के बारे में है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है मार्च 1975 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था, तब से अब तक ये सेलिब्रेट होता आ रहा है। ये जो वीक है इसका आइडिया फर्स्ट टाइम कंसीव किया था अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स ने। अब उसको अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स बोलते हैं इस एसोसिएशन को। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है नेशनल न्यूट्रिशन वीक की सेलिब्रेशन स्टार्ट की थी। अब इसके पीछे का रैशनल क्या है कि क्यों न्यूट्रिशन वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। न्यूट्रिशन की एजुकेशन का मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके अलावा पब्लिक को बताने के लिए कि अच्छे न्यूट्रिशन की क्या वैल्यूज़ होती हैं, प्लस एक डायटेटिक्स को एज अ प्रोफेशन परस्यू करने के लिए जो है ये नेशनल न्यूट्रिशन ऑफ वीक लोगों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में 1982 में नेशनल न्यूट्रिशन वीक की सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था ये इनिशिएटिव। उसके अलावा ये कैंपेन जो है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए यूज़ होने लगा और लोगों को एनकरेज करने के लिए कि इंडिया में भी कि न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कि न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यू हैव टू ईट 3 मील्स के अलावा भी उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं। एक बैलेंस्ड डाइट की क्या सिग्निफिकेंस है ये लोगों को समझाने के लिए इंडिया में नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाने लगा। इसी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए, इसी न्यूट्रिशन की सिग्निफिकेंस को लोगों में और बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और हेल्दी ईटिंग अडॉप्ट करवाने के लिए इंडिया में एक पोषण अभियान स्टार्ट हुआ था 2018 में। इस मिशन के अंडर भी लोगों को हेल्थ और न्यूट्रिशन के साथ साथ स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया जो कि बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसके अलावा बच्चों का बर्थ के टाइम पे जो बहुत कम वेट हो जाता है, प्रेग्नेंट मदर्स जो होती हैं उनकी हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और अंडर न्यूट्रिशन जो है बहुत एक बड़ी समस्या बन गई है इंडिया के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है और उसके अंडर एक पोषण अभियान, पोषण मिशन जो है इंडिया में स्टार्ट किया गया है। पोषण मिशन जो है इसके अंडर हॉट कुक्ड मील, पका पकाया खाना जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स हैं उनमें प्रोवाइड किया जाता है। ये स्कीम जो है पहले हमारी कंट्री में मिड डे मील स्कीम एक हुआ करती थी जिसमें स्कूल के बच्चों को कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाता था। पोषण अभियान जो है, पोषण मिशन है, इसने इस मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस किया है। उसके अलावा ये स्कीम जो है अब इसका जो फेज़ है, पहले ये पोषण 1 था, पोषण 2 2021 और 22 वाले ईयर से लेके 2025-6 तक 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए इसको लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें कवरेज क्या होगी, कौन कौन से लोग जो हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा पोषण 2 के अंडर। प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी के स्टूडेंट्स, उसके अलावा अपर प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स, प्राइमरी में 1 to 5 ईयर के एज ग्रुप वाले बच्चे आते हैं, अपर प्राइमरी में 6 to 8 ईयर्स वाले बच्चे आते हैं। ये जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं इनको 100 ग्राम्स और अपर प्राइमरी वालों को 150 ग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन पर स्टूडेंट ऑन ईच वर्किंग डे जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि एटलीस्ट बच्चों को ये ग्रेन्स देके उसमें एटलीस्ट मिनिमम 700 कैलोरीज जो हर पर्सन की मिनिमम, बच्चों की बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट 700 कैलोरीज तो हर बच्चे को पर डे प्रोवाइड की जाए। उसके अलावा बाल वाटिकाज़ हैं, आंगनवाड़ीज़ जो हैं जिसमें 3 to 5 ईयर के एज ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस वाले बच्चे, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब इसके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं, जैसे कि लोकली ग्रोन न्यूट्रिशन होता है कि जैसे कोई सपोजिटली कोई ट्राइबल एरिया है या इन जनरल कोई ऐसा रूरल एरिया है जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टाइप की फूड आइटम या फिर पर्टिकुलर टाइप की कोई ग्रेन उगाई जाती है जिसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे उस ग्रेन की मैन्युफैक्चरिंग को, उस ग्रेन की एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और वहाँ की लोकल इकोनॉमी को थोड़ा सा और ग्रो करने के लिए वहाँ के लोकली ग्रोन जो न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स हैं उसको भी पोषण मिशन में ऐड किया गया है। बच्चों को ग्रेन्स के साथ वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, एफपीओज हैं, उनको रोप इन किया गया है। जो उस एरिया में एक्टिव विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी इसमें रोप इन किया गया है इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके अलावा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की एक प्रोविज़न है इसमें कि कुछ अगर स्टेट चाहती हैं या फिर इन जनरल जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे अगर न्यूट्रिशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है बच्चों की बुरी कंडीशंस की वजह से, इन अ सेंस कि सपोजिटली किसी एक एरिया में बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे एनीमिया है, वहाँ पे
वेस्टिंग है, वहाँ पे बच्चों की हाइट बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उनका वेट बहुत कम है, तो वहाँ ऐसे एरियाज़ की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बच्चों को प्रोवाइड करवा सकती है, और स्पेसिफिकली ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। उसके अलावा जहाँ पे भी हायर एनीमिया की प्रेवलेंस है, तो वहाँ पे आयरन रिच फूड आइटम जो हैं वो बच्चों को दी जाने की एक इसमें प्रोविज़न भी डाली गई है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी बच्चों को प्रोवाइड किया जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो नुआखाई फेस्टिवल के बारे में है। नुआखाई, दो वर्ड्स आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि नुआ मतलब न्यू, खाई मतलब खाना। सो नुआखाई फेस्टिवल जो है ये वेस्टर्न ओडिशा और सदर्न छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये फेस्टिवल जो है ये नए राइस के सीज़न के वेलकम के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है इसकी वैदिक और एंशियंट उसकी सिग्निफिकेंस है। जैसे कि वैदिक टाइम पीरियड में क्या होता था कि हर एक अच्छी चीज़ के लिए यजन किया जाता था। जैसे कि वहाँ पे एक पंच यजन, मतलब 5 तरह के यज्ञों की बारे में बात किया गया है। पंच यजन होते हैं टोटल। सो उसमें से एक प्रालंबन यजन होता है। प्रालंबन यज्ञ का मतलब होता है कि जब किसान जो होते हैं या फिर जो वैदिक टाइम पीरियड के लोग थे, वो नई क्रॉप जब आती थी या नई क्रॉप का सीज़न होता था, तो सबसे पहले उस क्रॉप को लेके यज्ञ करते थे और वो क्रॉप को मदर गॉडेस के सामने प्रस्तुत करते थे, उसको भेंट चढ़ाते थे। तो उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आज भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कि जब भी नई क्रॉप होगी तो उसको फेस्टिवल के फॉर्मेट में सेलिब्रेट किया जाएगा, और जो भी वहाँ पे डीटी है उसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, इन द सेंस कि उसको भी पहले भेंट चढ़ाई जाएगी उसकी। इसके अलावा राइस की कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि राइस जो है एक खैरिफ क्रॉप है। क्रॉप्स आपको पता होगा कि खैरिफ 2 तरीके की होती हैं, खैरिफ और रबी क्रॉप्स। ये डिपेंड करता है कि किस सीज़न में उसको सो कर रहे हैं और किस सीज़न में उनको हार्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये जो मार्च अप्रैल मई वाला टाइम पीरियड होता है, इसमें मतलब जो सोइंग जिसकी मार्च अप्रैल में होती है और उसकी हार्वेस्ट अक्टूबर में होती है, सो उसको खैरिफ क्रॉप बोलते हैं। उसके अलावा जिनको अक्टूबर के आसपास सो किया जाता है, दिवाली के आसपास सो किया जाता है और उनको अप्रैल के आसपास हार्वेस्ट किया जाता है, बैसाखी के टाइम के आसपास, तो उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। आपको पता होगा कि दिवाली के आसपास वीट को सो किया जाता है और उसको अप्रैल के आसपास, बैसाखी के आसपास उसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो वीट जो है वो एक रबी क्रॉप है। उसके अलावा जब वीट को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद राइस को उसमें सो किया जाता है फील्ड्स में, तो उसको खैरिफ क्रॉप बोलते हैं। वीट के अलावा सरसों, इन अ सेंस की मस्टर्ड जो है वो भी एक रबी क्रॉप है। अब खरीफ क्रॉप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। राइस को 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए इसके दाने को पकने के लिए। उसके अलावा हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और रेनफॉल जो है एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। जिन एरियाज़ में इतना रेनफॉल नहीं होता है तो वहाँ पे इरिगेशन के थ्रू, चाहे ग्राउंड वाटर की से पानी निकाल के, चाहे रिवर से पानी लेके, इरिगेशन के थ्रू राइस की कल्टीवेशन किया जाता है। और सदर्न जैसे स्टेट्स हैं या वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सारा साल ही ऐसी वाली रहती हैं जो मैंने आपको यहाँ पे 3 बताई हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे 2 या 3 क्रॉप्स ऑफ राइस एक साल में उगाई जा सकती हैं। तो वेस्ट बंगाल में स्पेशली उसको बोलते हैं औस, पहली क्रॉप। दूसरी बार उगाते हैं राइस को अमन, और तीसरी बार जब उसे उगाते हैं तो उसको बोरो बोला जाता है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में टोटल जो क्रॉप्ड एरिया है, मतलब इन द सेंस कि जितने टोटल एरिया में हम क्रॉप्स को सो करते हैं, तो उसमें से 1/4 एरिया जो है, 1/4 एरिया अकेले राइस की कल्टीवेशन के अंडर आता है। तो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन हमारी कंट्री में राइस का होता है। लीडिंग स्टेट जो सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करती हैं, बिकॉज उसमें वेस्ट बंगाल है, क्योंकि आपने देखा है कि वेस्ट बंगाल में 3 क्रॉप्स हो रही हैं एक साल में। उसके अलावा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। और हाई यील्डिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला। यहाँ पे राइस की प्रोडक्शन की यील्ड काफ़ी अच्छी है। इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, और चाइना जो है फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो यूजीसी के बारे में है। यूजीसी ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, एक ई समाधान नाम का पोर्टल स्टूडेंट के ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करने के लिए लॉन्च किया है। यूजीसी, पहले देख लेते हैं कि बॉडी क्या है। यूजीसी 1953 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था यूजीसी एक्ट ला के। 1956 में यूजीसी एक्ट आया था, और ये जो बॉडी है ये हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, उसको हायर एजुकेशन के सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। हायर एजुकेशन की ये एक बॉडी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आती है। ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक में भी नहीं आती है,
ना ही स्किल डेवलपमेंट में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आती है। उसके अलावा यूजीसी जो है ये यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा जो भी रिकॉग्नाइज कॉलेजेस या उससे अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ और उनसे अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, उनको फंड डिस्पर्स करती है, उनको पैसा प्रोवाइड करती है। यूजीसी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और उसके अलावा इसके 6 और रीजनल ऑफिसेज हैं। तो अभी इसने जो ई समाधान नाम का एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इनिशिएट किया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम को ऑनलाइन और डेफिनेटिव टाइमलाइन में कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में बच्चों की जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की होगी उसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। सो स्टूडेंट रिलेटेड मैटर्स जो हैं उनके लिए डेडलाइन दी गई है कि विदिन 10 वर्किंग डेज स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हैंडल होंगी इस पोर्टल के अंदर। टीचिंग या नॉन टीचिंग इश्यूज से अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, तो उनको 15 डेज़ के बीच में रिड्रेस किया जाएगा। और अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई मैटर है, तो उसको विदिन 20 डेज़ जो है सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है सारेक्स 22 के बारे में है। सारेक्स 22 जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड की एक एक्सरसाइज है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज चेन्नई में कंप्लीट की है। चेन्नई तमिलनाडु में फॉल करता है। ये 10th एडिशन की थी इस एक्सरसाइज की और ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है। इसका मेन एम क्या, मतलब इसका एक्सरसाइज का मोटो क्या था कि कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मरीन पैसेंजर सेफ्टी, कि मरीन पैसेंजर्स की सेफ्टी के विद रिस्पेक्ट टू हमें कैपेसिटी अपनी कंट्री की डेवलप करनी है। ये जो एक्सरसाइज है इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ वीएस पठानिया जो हैं उन्होंने उसको ओवरव्यू किया था, रिव्यू किया था। उसके साथ इंडिया था और साथ में कुछ फॉरेन पार्टिसिपेंट्स भी थे। तो सबका ओवर रिव्यू जो है वीएस पठानिया जी ने किया था, जो कि हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ हैं। इसके अलावा ये 2 दिन की एक्सरसाइज थी, 2 डे एक्सरसाइज थी जिसको नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड के अंडर किया गया था। नेशनल इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये अगस्त 1978 में बनाई गई थी। कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 ला के स्पेशली एक अलग से एक्ट लाया गया था जिसके अंडर ये बनाई गई थी। सो ये एक इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स है हमारी कंट्री की। क्योंकि ये आर्म्ड फोर्स है तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। ये एक आर्म्ड फोर्स है, रिसर्च एंड रेस्क्यू मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ये एक आर्म्ड फोर्स है, साथ में रेस्क्यू करना, सर्च करना और मैरीटाइम लॉज को इन्फोर्स करवाना इसका मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ये पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड फ्लीट है ये, कि जितनी भी कंट्रीज़ के पास कोस्ट गार्ड नाम की एक जो भी कंटिजेंट है, आर्मीज़ हैं, तो उसमें से 4th लार्जेस्ट है ये। उसके अलावा ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंडिया के कोस्ट को सिक्योर करने के लिए और वहाँ पे मैरीटाइम जोन की रेगुलेशंस को इन्फोर्स करवाने के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है 1971 की वॉर के बाद ये आइडिया आया था कि हमें अपनी एक इंडियन कोस्ट गार्ड नाम की फ्लीट लाने की ज़रूरत है। इसका हेडक्वार्टर ध्यान से देखना कि चाहे ये कोस्टल आर्मी है, चाहे ये कोस्ट गार्ड्स हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। ये मुंबई में नहीं है, दिल्ली में है। नेक्स्ट इसके अलावा कि ये कोस्ट गार्ड नाम की फ्लीट बनाने का जो आइडिया था फर्स्ट टाइम ये रुस्तम जी कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर ये बॉडी बनाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम तेलंगाना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के बारे में है। तेलंगाना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मिशन अनाउंस किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। उसके अंडर उन्होंने बोला है कि तेलंगाना से 4 ऐसे स्टार्टअप्स जिनको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि माइटी तेलंगाना में से 4 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करेगी और वो 4 जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे G20 के डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में। G20 का डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क जो है ये एक समिट है जो बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी, बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी, बाली में। बाली जो है इंडोनेशिया में है। तो वहाँ पे तेलंगाना से 4 स्टार्टअप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। TAIM इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का है और इसको NASSCOM जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। अभी ये सब ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। थोड़ा सा देखते हैं, इसको ओवरव्यू लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जो टास्क कभी सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस की हेल्प से हो सकते थे या ह्यूमन ही उसको परफॉर्म कर सकता था अपनी इंटेलिजेंस पावर को यूज़ करके, अब वो टास्क मशीन्स भी कर पाएंगी। इन द सेंस कि मशीन्स में इंटेलिजेंस को ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसमें एक्शन ऑफ मशीन इट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ मशीन अकम्प्लिशिंग द टास्क दैट वर हिस्टोरिकली
डन ओनली यूजिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि जो चीज़ें सिर्फ पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकती थी अब वो चीज़ें मशीन भी करने लगी है। तो नाम से पता चलता है कि हमने मशीन को भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना दिया है। इसमें अब एक टेक्नोलॉजी नहीं आती है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंड्यूस कर रही है तो मशीन को बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, बिग डेटा आता है इसमें, न्यूरल नेटवर्क्स की ह्यूमन का जिस हिसाब से ब्रेन वर्क करता है वैसे मशीन्स काम करने लगेंगी, उसमें सेल्फ एल्गोरिदम्स मशीन में डाले जाएंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स थिंग्स होती हैं, जैसे कि किसी मशीन को अगर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना है तो उसमें किसी भी चीज़ के विद रिस्पेक्ट टू बहुत सारा डेटा डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो डेटा को यूज़ करके वो उसको थोड़ा सा एनालाइज करेगी और उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट सिचुएशंस में रिएक्ट करेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल की फॉर्मेट में बताती हूँ कि कैसे आपकी डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। सपोजिटली आप कुछ एक गूगल के ऊपर एक सर्च करते हो, कि सपोजिटली आप वहाँ पे सर्च करते हो कि किसी एक फुटवियर के बारे में सर्च करते हो कि बाटा फुटवियर, आप ऐसे लिख के वहाँ पे सर्च करते हो। तो आपने एक बार सर्च करके छोड़ दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जैसे गूगल चलाओगे, कोई भी वेबसाइट चलाओगे, तो उसमें आप देखोगे कि आपको एड्स दिखाई देंगी, बहुत सारी आपको एड्स देखने को मिलेंगी कि अगर मान लो बाटा में कोई ऑफ है या कुछ भी है तो आपको फुटवेयर्स की ऐड हर जगह पे देखने को मिलेंगी। ये मशीन जो है ये समझ रही है कि जो पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो फुटवेयर सर्च कर रहा है, और उसको हर जगह पे एड्स भी उसी चीज़ के विद रिस्पेक्ट टू दिखाई जाती हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वर्किंग है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी बॉडीज़ देख लेते हैं जिन जिन का भी मैंने नाम लिया है। सबसे पहले नास्कॉम है। नास्कॉम एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री की, इंडियन आईटी इंडस्ट्री की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है। ये आईटी इंडस्ट्री में टॉप और एपेक्स बॉडी है। इसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। नास्कॉम का मेन परस्यूट ये है कि इसने आईटी इंडस्ट्री को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को और बीपीओ इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, और इसने सर्विस क्वालिटी को इंश्योर करना है, और साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनकी एनफोर्समेंट अच्छे तरीके से हो रही है इंडियन सॉफ्टवेयर्स में और बीपीओ इंडस्ट्री में, ये इसका मेन काम है। नेक्स्ट G20 की बात की थी, तो G20 जो है ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का और साथ में एक यूरोपियन यूनियन का, मतलब इसमें टोटल 20 G20 है, तो 20 कंट्रीज़ हैं, और ये डेवलप्ड नेशंस हैं और साथ में लार्ज डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं। इसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्री आती हैं देखो, तो अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं तो अगर हम देखें कि एशियन कॉन्टिनेंट से चाइना है, देन इंडिया है, इंडोनेशिया है, देन जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया है, नेक्स्ट उसके बाद सऊदी अरेबिया है, ठीक है, और काइंड ऑफ टर्की भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एशियन कॉन्टिनेंट से है। देन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में से अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, देन ये 2 कंट्रीज़ हैं। देन अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका देखिए अगर, उसमें से मैक्सिको है, यूएस है, ये 2 कंट्रीज़ हैं, और उसके कनाडा है साथ में। उसके अलावा अगर यूरोप से देखें, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, और रशिया यूरेशियन कंट्री है, आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है, ये है, और साथ में यूके है और यूरोपियन यूनियन है। और साथ में उसके बाद अगर बात करें तो ये जो है लास्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में से देखें अगर, तो साउथ अफ्रीका अकेली कंट्री है उसमें, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में से अकेली ऑस्ट्रेलिया है खुद से। और स्पेन अगर देखें तो स्पेन जो है ये इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, ये एक परमानेंट नॉन मेंबर इनवाइटी है, और ये इसके सारे के सारे लीडर समिट्स को भी एड्रेस, मतलब उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा फंक्शनिंग अगर देखें तो इसके 2 ट्रैक्स होते हैं G20 के। G20 में 2 ट्रैक हैं, एक फाइनेंस ट्रैक है, उसके अलावा जो है शेरपा ट्रैक है। फाइनेंस ट्रैक का काम क्या होता है कि सारी की सारी G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग को कोऑर्डिनेट करना। उसमें जिस ये जो फाइनेंस G20 की फाइनेंस ट्रैक है, इसमें सारे के सारे 20 कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके गवर्नर्स आते हैं, उनके डेप्यूटीज़ आते हैं। तो एक ये वाला ट्रैक है। इसका मेन काम ये है कि मॉनिटरी और फिस्कल इशूज़ जो इंटरनेशनल लेवल पे ये हो रहे हैं उनको डिस्कस करना और उनके विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशंस लेके आना। नेक्स्ट जो है शेरपा ट्रैक है। शेरपा ट्रैक में क्या है कि ये ब्रॉडर इश्यूज़ जैसे कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, एनर्जी, इन सारे एरियाज़ में फोकस करता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो मिखेल
गोर्बाचेव के बारे में है। सो मिखाइल गोर्बाचेव की 91 ईयर की एज पे मॉस्को में इनकी डेथ हो गई है। मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं इन्होंने कोर्स ऑफ हिस्ट्री का कोर्स जो है चेंज किया था एक टाइम पे। इनके टाइम पे क्योंकि इन्होंने हेल्प किया था, मतलब इनके टाइम पे जो है सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, जो वो ट्रिगर हो गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर हैं 20th सेंचुरी की, और इनकी डेथ मॉस्को में हो चुकी है 91 ईयर की एज पे। गोर्बाचेव जो हैं ये सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं 15 मार्च 1990 से लेकर 25 मार्च 1991 तक, और इनके टाइम पे यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सो गोर्बाचेव जो है 1985 से वैसे तो 1991 तक पावर थे, और इन्होंने यूएस और सोवियत यूएसएसआर के जो बहुत कोल्ड रिलेशंस थे, बहुत हार्श रिलेशंस थे, उनको थॉ किया था, मतलब उनको इम्प्रूव करने में इन्होंने एक रोल प्ले किया था, और ये कोल्ड वॉर के लास्ट सर्वाइविंग लीडर थे। उसके अलावा इन्होंने जो कम्युनिस्ट ऑफ सोवियत यूनियन है इसके ये, क्योंकि ये पावर की पोजीशन में थे, तो इसका जनरल सेक्रेटरी इन्होंने 1985 से 1991 तक सर्व किया है। इनको 1990 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। उसके अलावा इनकी एक पॉलिसी थी, ग्लासनोस्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक पॉलिसी थी, जिसका मेन पर्पस ये था कि सीवियरली कटेल करना है, मतलब जो इन सेंस कि ग्लासनोस्ट जो स्कीम है इसका मेन पर्पस ये था कि पहले जो यूएसएसआर था तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट की जाती थी। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत कम प्रेजेंट थी लोगों के पास। तो ग्लासनोस्ट जो पॉलिसी है, ठीक है, सो ग्लासनोस्ट जो पॉलिसी है उसके अंडर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट प्रोवाइड किया था, जो कि अर्लियर रिजीम्स में एब्सेंट था। नेक्स्ट इनका एक और प्रोग्राम था प्रेस ट्रॉइका। प्रेस ट्रॉइका का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग। ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम था सोवियत यूनियन का। एक्चुअल में सिचुएशन क्या था कि बाहर चाहे दिख रहा था या नहीं, लेकिन सोवियत यूनियन जो है या सोवियत सिस्टम यूनियन की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिविंडल थी। वहाँ पे हिडन इन्फ्लेशन थी, सप्लाई की शॉर्टेजेस थी बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया था, और इसके चलते प्रेस ट्रॉइका एक मूवमेंट लेके आए थे, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी इन्होंने स्टार्ट की थी। अब इसके चलते यूएसएसआर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। यूएसएसआर जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है। ये एक लूज कन्फेडरेशन थी जिसकी 15 रिपब्लिक्स जो थी वो मेंबर थी, और उनका एक रशिया मतलब उसका लीडर था। 15 रिपब्लिक्स थी और साथ में रशिया था, रशिया उनका एक लीडर था। सो यूएसएसआर जो था एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक था इन अ सेंस कि इसका बहुत कंट्रोल था ग्लोबल पॉलिटिक्स से। 1922 में ये आना शुरू हुआ था, और 1922 से लेकर 1991 तक इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इसने मेजर रोल प्ले किया था और बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। ठीक है, 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया था और स्मॉल यूनिट्स बन गए थे। अब एस्टवेल मेंबर ऑफ यूएसएसआर की यूएसएसआर के कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मैप में देख लेते हैं कि रशिया है, इस्टोनिया है, जो भी इसको कनेक्ट इसके आसपास की कंट्रीज मेंबर थी इसकी, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, देन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये सारी जो थी ये साथ में रशिया के साथ मिलके ये यूएसएसआर का पार्ट थी ये सारी कंट्रीज़। और रशिया में ये सोवियत रिवॉल्यूशन आया कब था, बेसिकली 1917 में आया था। वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 वाला, तो उसके बाद जो है यूएसएसआर का गठन हुआ था। यूएसएसआर सोवियत संघ हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का यूनियन जो है उस टाइम पे बना था। अब इसमें क्या था कि ये बनने का रैशनल क्या था, इसके पीछे की जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म थी। सो आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म अपोज टू कैपिटलिज्म। ये सारी कंट्रीज जो थी ये सोशलिज्म की तरफ बेंड थी और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी। ठीक है, और ये इनका मेन एम था कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है और सोशलिस्ट रिवोल्यूशन लेके आना है पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट, मतलब अर्थ पे, मतलब सभी पूरे वर्ल्ड में। उसके अलावा इसका पॉसिबली मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट जो है मतलब इसने प्ले किया है ह्यूमन हिस्ट्री में, क्योंकि जब सोवियत यूनियन था तो उस टाइम पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो कम्प्लीटली एंड हो चुकी थी। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों को प्रोवाइड ही नहीं की जाती थी, और इन कंट्रीज़ में जितनी भी सारा मटेरियल था या जितनी भी प्रॉपर्टी थी या रिसोर्सेज थी वो गवर्नमेंट ऑन्ड थी। तो क्या हुआ कि सोसाइटी की रिसोर्सेज थी और इक्वालिटी के आइडियल्स थे। सो ये था यूएसएसआर के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, इंडिया की नेवी ने एक न्यू एनसाइन जो है अडॉप्ट किया है। पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली एक
इंडियन नेवी का नया एनसाइन जो है उसको लॉन्च किया है। और ये जो साइन है इसमें छत्रपति शिवाजी की जो एक सील की फ़ोटो है, मतलब उस सील से इसने इंस्पिरेशन ली है। उसके वो सील के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे ये शाम नो वरुण। शाम नो वरुण संस्कृत लैंग्वेज में, शाम नो वरुण जो है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वरुण जो है गॉड ऑफ वाटर, ये हमारा पानी के देवता हैं और हमें ये बहुत ऑस्पिशियस हैं। अब हिस्ट्री क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद जो हमने नेवी का साइन अडॉप्ट किया था, एंड साइन जो था उसमें रेड क्रॉस था, जॉर्जियन क्रॉस था, जो कि इंग्लिश फ्लैग का पार्ट था, यूनियन जैक का, ठीक है। देन रेड क्रॉस, मतलब क्योंकि ये इंसिग्निया जो था ये रेड क्रॉस नेवी का पार्ट था, तो हमने क्या किया था कि उसको बाद में उसके अलावा हमने एक ट्राई कलर ऐड कर दिया था, कि टॉप लेफ्ट पे एक ट्राई कलर ऐड किया था। फिर 2001 में इसमें कुछ चेंजेस लाए गए और रेड क्रॉस वाला जो साइन था उसको रिमूव करके उसकी जगह पे अशोक सिंबल रखा, ठीक है। लेकिन अब अशोक सिंबल का ब्लू कलर था, तो जिसकी वजह से वो जो बेस कलर है उसके साथ मिक्स हो रहा था। सो ब्लू कलर मिक्सड विद द सी एंड द स्काई, ड्यू टू विच, मतलब वो स्काई के साथ मिक्स हो रहा था जिसकी वजह से वो विजिबल नहीं था। फिर उसके बाद क्या किया गया कि आफ्टर दिस उसको 2004 में चेंज किया जाता है और रेड क्रॉस इस्टेब्लिश किया जाता है। अब क्या है कि बट दिस टाइम अशोक सिंबल वॉज रिप्लेस्ड इन द मिडल ऑफ रेड क्रॉस, कि ये जो अशोक सिंबल है उसको रेड क्रॉस के मिडल में रखा गया था, ठीक है। और उसमें सत्यमेव जयते नीचे लिखा गया था अशोक एम्बलम के जस्ट नीचे। अब इसको कम्प्लीटली चेंज किया गया कि ये रेड क्रॉस को कम्प्लीटली हटा दिया गया है और अब क्या है कि छत्रपति शिवाजी की सील रखी है और उसके ऊपर अशोक एम्बलम डाला है और नीचे जो है ये शाम नो वरुण लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो परख के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक बेंचमार्क फ्रेमवर्क परख नाम का स्टूडेंट्स के लिए लाया है। अब ये जो सिस्टम है इसका मतलब, इसका रैशनल क्या है कि परख जो है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एक स्टूडेंट असेसमेंट की गाइडलाइंस हैं। ये स्टूडेंट असेसमेंट का एक सिस्टम है कि स्टूडेंट को पूरी कंट्री में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही पैरामीटर के ऊपर असेस किया जाएगा, स्पेशली सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को। सो असेसमेंट के प्रोसीजर में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए स्टेट्स में और सेंट्रल बोर्ड्स में, सारे के सारे बोर्ड्स में परख जो है लेके आए हैं। करंटली सेंटर और स्टेट जो हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जो मार्क्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी होती है। बिकॉज एग्जाम्पल की अगर फॉर्मेट में बात करें तो बिहार बोर्ड अलग तरीके से इवैल्यूएशन करता है, यूपी बोर्ड अलग तरीके से करता है, पंजाब बोर्ड अलग से करता है, ठीक है, हरियाणा बोर्ड अलग से है, इन अ सेंस कि तमिलनाडु बोर्ड अलग से, मतलब हर किसी का अलग सिस्टम है। सीबीएसई का बिल्कुल अलग सिस्टम है, आईसीएसई का कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम है। सो इसकी जगह पे एक परफॉर्मेंस, मतलब परख की फुल फॉर्म है ये परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख। ये एक सिस्टम आएगा जो स्टैंडर्डाइज कर देगा द बेंचमार्क फ्रेमवर्क। एक बेंचमार्क फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि पूरी की पूरी कंट्री में सारे के सारे जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी जो है मेंटेन की जाए। परख जो है इसका एम ये है कि रोट लर्निंग को ख़त्म करना है हमारी एजुकेशन सिस्टम से। और नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, तो उसमें एक ऐसी ये आइडिया था कि रोट लर्निंग को ख़त्म करना है और ऐसा सिस्टम लाने की ज़रूरत है, तो जिसके चलते हम परख लेके आए हैं। एंड ये जो सिस्टम है ये it will also set up oversee to it will also be set up to oversee the process and conduct of periodic test. So national achievement survey, जैसे periodic test जो होते हैं या state achievement survey होते हैं जिससे बच्चों का एजुकेशन का स्टैंडर्ड को देखा जाता है, तो उसको ओवरसी करने में भी एक रोल प्ले करेगा। अब ये जो परख है, रेगुलेटर जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की तरह काम करेगा एनसीईआरटी के साथ। जो एनसीईआरटी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बुक्स भी होती हैं, आपको पता है। तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है इसके साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की फॉर्मेट में ही काम करेगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि नॉर्म सेट करने हैं, स्टैंडर्ड सेट करने हैं, गाइडलाइन सेट करनी है स्टूडेंट की असेसमेंट के लिए, ताकि उनकी इक्वालिटी से असेसमेंट हो सके पूरी कंट्री में। उसके अलावा एनकरेज करना है स्कूल्स को, स्कूल बोर्ड्स को, ताकि वो अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से ये न्यू सिस्टम में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो हैं उनको न्यू रिक्वायरमेंट, जो न्यू स्किल रिक्वायरमेंट है 21st सेंचुरी की, उसके साथ उसको मैच किया जाए। परख जो है अपना फर्स्ट जो सर्वे है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसको कंडक्ट करेगा 2024 में। परख विल इवेंचुअली बिकम सिंगल नेशनल
विंडो, नेशनल सिंगल विंडो सोर्स फॉर ऑल असेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो जितनी भी असेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उसके लिए परख जो है ये एक सिंगल विंडो बन जाएगा। सो ये था परख के बारे में। नेक्स्ट है सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री के बारे में। सो आरबीआई जो है उसने वो अभी कंसिडर कर रही है कि एक फ्रॉड रजिस्ट्री बनाई जाए। सो वन नेशन वन ओम्बड्समैन स्ट्रैटेजी के लिए। सो पहले तो इंपॉर्टेंट है कि ओम्बड्समैन होता क्या है। ओम्बड्समैन एक ऐसे ऑफिशियल को बोलते हैं कि सपोजिटली अगर किसी बैंक में या किसी भी ऐसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जहाँ पे अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल जो हैं वो कोई करप्शन कर रहे हैं या कोई फ्रिवलस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसकी कंप्लेंट, सपोज करो अगर लोअर लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके केस में जो है वो पब्लिक ऑफिशियल को इन्फॉर्म किया जाता है। अगर पब्लिक ऑफिशियल ही खुद से किसी फ्रिवलस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसकी कंप्लेंट जो है वो बैंक ओम्बड्समैन के पास की जाती है। सो एक आरबीआई एक मैकेनिज्म लाने की कोशिश कर रही है कि एक ही, मतलब पूरे नेशन का एक सिस्टम सेक्टर का एक ही ओम्बड्समैन हो। सो आरबीआई की फ्रॉड रजिस्ट्री जो है इसके चलते एक डेटाबेस बनाया जाएगा। इन अ सेंस कि क्या किया जाएगा कि एक डेटाबेस बनाएंगे जहाँ पे सारी की सारी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स जो हैं, जो भी वेबसाइट फ्रॉड्स में इन्वॉल्व होती हैं या जो भी फ़ोन नंबर फ्रॉड करने में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी लोकेशन के साथ उनको उस डेटाबेस में ऐड किया जाएगा, उनको रजिस्टर किया जाएगा। ऐसा डेटाबेस जो है ये, इसका अब एम क्या होगा, इसको बनाया जाएगा इसलिए ताकि जिस पर्सन ने या जिस वेबसाइट्स को यूज़ करके एक बार किसी ने फ्रॉड कर दिया है किसी के साथ, तो वो जो वेबसाइट है, वो फ़ोन नंबर या वो पर्सन जो है वो दोबारा से फ्रॉड ना कर सके। तो प्रिवेंट द फ्रॉडस्टर्स फ्रॉम रिपीटिंग द फ्रॉड, कि एक फ्रॉडस्टर जो है वो उसी फ्रॉड को बार बार अलग अलग लोगों के साथ रिपीट ना करे। बिकॉज ये जो वेबसाइट या नंबर जो हैं जो भी इस डेटाबेस में डाले जाएंगे, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और ये जो है ये पार्ट है आरबीआई के एक एफर्ट का, ताकि आरबीआई कस्टमर प्रोटेक्शन कर सके और डिजिटल फ्रॉड्स को कम से कम कर सके। उसके अलावा फ्रॉडस्टर्स को एटलीस्ट, अगर मान लो कि जैसे चोर, मतलब फ्रॉडस्टर मतलब चोर है, अगर वो चोरी कर भी रहा है तो एटलीस्ट वो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके तो फ्रॉड ना करे, ठीक है। तो ये मेन एम है। अब एक्सेस किस किस को होगी, तो जो भी पेमेंट सिस्टम के पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वो इस डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, एंड विल बी प्रोवाइडेड, इनको एक्सेस देंगे। उसके अलावा, ठीक है, एक्सेस टू दिस रजिस्ट्री इन नियर रियल टाइम, तो रियल टाइम में इन लोगों को जो है एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा एग्रीगेटेड फ्रॉड डेटा जो है वो पब्लिश किया जाएगा कस्टमर्स को एजुकेट करने के लिए और उनको इमर्जिंग रिस्क के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट अब डिटेल में देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है क्या। अंडर वन नेशन वन ओम्बड्समैन स्ट्रैटेजी, आरबीआई जो है उसने इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो लाई है, ताकि ग्रीवियंस रिड्रेसल का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब पहले क्या होता था कि बैंकिंग ओम्बड्समैन के अगर पास कोई कंप्लेंट करते थे उसको कंपैरेटिवली 95 डेज लग जाते थे उसको रिजॉल्व करने में, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं जो टाइम लगता है उसको रिजॉल्व करने का, कंप्लेंट फाइल करने के दिन से जब आपका रिड्रेस होता है तो उसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। तो पहले 95 डेज लग जाता था, अब 2020 के फाइनेंस ईयर में देखा गया है कि 38 डेज तक इसको रिड्यूस कर दिया गया है। और भी बोला जा रहा है कि टर्न अराउंड टाइम जो है टैट, ये फ्यूचर में और भी ज़्यादा कम हो सकता है। ये स्कीम जो है ये कस्टमर के ग्रीवियंस को रिजॉल्व करने के लिए है। इसमें एंटिटीज़, आरबीआई का फ्रेमवर्क है तो इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ आती हैं, जिन भी एंटिटीज़ को आरबीआई रेगुलेट करता है, सो वो सारी एंटिटीज़ जो है उसके कस्टमर्स को ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोवाइड किया जाता है, इन द सेंस कि उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉल्व किया जाता है एक्सपीडिशियस वे में, कम टाइम लेके और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, उनसे बिना कोई ज़्यादा पैसा चार्ज किए। उसके अलावा टर्न अराउंड टाइम में फॉल हुआ क्यों है कि ये 95 से 38 आया है और हम बोल रहे हैं और ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, क्योंकि आरबीआई ने अपना प्रोसेस में बहुत एफिशिएंसीज लेके आया है। जैसे कि कंप्लेंट की सेंट्रलाइजेशन की है कि एक ही जगह पे कंप्लेंट फाइल हो रही है, फंक्शन जो है कि कौन सी क्या काम करेगा, कौन पर्सन क्या काम करेगा, इसका डेलीगेशन अच्छे तरीके से हुआ है, एक ही टाइप की कंप्लेंट्स को एक ही जगह पे इंटीग्रेट करके उसको रिड्रेस करने की कोशिश की गई है, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है। तो पूरा का पूरा चेन को जो चेन है पूरी ऐसी ग्रीवेंस रिड्रेसल की, उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है, ठीक है। तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर, तो जिसकी वजह से टर्न अराउंड टाइम जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स जो हैं वो भी कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हुई हैं, कि मतलब जैसे कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हैज़ सीन अ ग्रेजुअल ग्रोथ हुई है, कि अगर 2021-22 के हिसाब से देखें तो उसके कंपैरिजन में अब जो है कंप्लेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। उसके अलावा हाउएवर द रेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ जो कंप्लेंट का डिस्पोजल रेट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है,
ठीक है, तो कम लोगों के ग्रीवियंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो ऑन्कोलिटिक वायरसेस के बारे में है। ऑन्कोलिटिक वायरस, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, लिटिक का मतलब होता है तोड़ने वाले, और वायरस तो आपको पता ही है। सो जो वायरस कैंसर जीन्स को, कैंसर के सेल को तोड़ देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी डेथ कर देते हैं, उनको ऑन्कोलिटिक वायरस बोल रहे हैं। अब एक नई स्टडी ने सजेस्ट किया है कि ऑन्कोलिटिक वायरस जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी का इम्यून कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी खुद से ही कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करने लग जाती है और उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो अब ऑन्कोलिटिक वायरस जो है ये स्पेशल फॉर्म की इम्यूनोथेरेपी है, कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, जिस पर्सन को कैंसर होता है सपोजिटली, तो उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए थेरेपी की फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है इस ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि बॉडी में स्पेसिफिकली टी सेल्स जो होते हैं हमारे, आपको पता है कि 2 टाइप के सेल होते हैं, बी सेल्स और टी सेल। बी सेल आपको याद होगा कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और साथ में ये मेमोरी सेल्स होते हैं। एंड वैक्सीन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बी सेल्स के ऊपर ही बेस्ड है, इन अ सेंस कि कुछ सेल्स एंटीबॉडी बनाएंगे, कुछ सेल्स उसमें से मेमोरी रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा वायरस या ऐसी चीज़ कोई अटैक करेगी तो इस टाइप की एंटीबॉडीज़ बनानी है। उसके अलावा टी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो टी सेल्स जो हैं इनमें क्या करना है कि इनमें ये जो ऑन्कोलिटिक वायरस हैं, जैसे कि मिक्सोमा वायरस है, सो टी सेल में मिक्सोमा वायरस को इंट्रोड्यूस कर देना है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा कि कैंसर सेल को, अब टी सेल जो है वो कैंसर सेल को ढूंढेगा, क्योंकि टी सेल जो है वो इम्यून सिस्टम का सेल है, तो वो कैंसर सेल को जाके रिकॉग्नाइज करेगा और मिक्सोमा वायरस जो है वो उस कैंसर सेल की डेथ कर देगा, ठीक है। सो स्टडी ने बोला है कि दीज वायरसेस एनहांस करते हैं इम्यून सिस्टम, बॉडी की इम्यून एबिलिटी को एनहांस करते हैं, जिससे वो कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है और टर्मिनेट करती है। इसमें इन्वॉल्व सेल टी सेल्स हैं। टी सेल में मिक्सोमा वायरस डाला जाता है, मतलब क्योंकि वायरस होता है वो किसी न किसी सेल के अंदर, किसी न किसी लिविंग चीज़ के अंदर ही थ्राइव करता है ना, तो वायरस जो मिक्सोमा वायरस है इसको टी सेल्स में डाल रहे हैं और वो कैंसर सेल्स की डेथ कर रहा है। इसके अलावा टी सेल्स और MYXV जो ये मिक्सोमा वायरस है, इसके बीच में एक खास सिग्निफिकेंस है, जिसके चलते वो सॉलिड ट्यूमर सेल्स जो हैं उनको किल कर सकता है, ठीक है, और ट्यूमर की क्लियरेंस कर सकता है। ऑटोसिस जो है एक फॉर्म ऑफ सेल, मतलब ऑटोसिस कर रहा है इन द सेंस कि जिसको मैं किल करने को बोल रही हूँ, ये ऑटोसिस वर्ड होता है इसके लिए, ठीक है, एक एग्जैक्ट वर्ड साइंटिफिक, ठीक है। सो ऑटोसिस करता है, ऑटोसिस का मतलब है सेल डिस्ट्रक्शन करना, ठीक है, दैट इज़ यूजफुल अगेंस्ट द सॉलिड ट्यूमर, कि सॉलिड ट्यूमर सपोज है यहाँ पे बहुत सारे। अब कैंसर होता क्या है ये भी एक समझ लो, कि कैंसर में ऐसे कोई अलग से बीमारी नहीं होती है। कैंसर में क्या होता है कि सेल जो है नेचुरली उनकी डेथ होनी बंद हो जाती है, कि आपको पता होगा कि जो भी ह्यूमन बॉडी के सेल हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनकी डेथ हो जाती है। जैसे RBC है, उसका लाइफ टाइम जो है वो 120 डेज़ का होता है, तो 120 डेज़ के बाद वो अपने आप उनकी डेथ हो जाती है। जैसे नॉर्मल सेल हैं, किसी का 10 डेज़ होता है, किसी का इनफैक्ट 24 आवर होता है, जैसे स्किन के सेल्स का होता है। तो जब सेल अपनी डाई ऑफ करने की एबिलिटी को लूज़ कर देता है तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल होने लग जाती है। सो जब सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होने लग जाती है, सेल नए नए प्रोड्यूस होते रहते हैं लेकिन पुरानों की डेथ नहीं होती है, तो उस स्टेज को कैंसर बोलते हैं, ठीक है, या ट्यूमर वर्ड बोलते हैं। जब एक जगह पे लोकलाइज्ड होता है तो उसको ट्यूमर बोलते हैं, और जब वो पूरी बॉडी में फैलने लग जाता है तो उसको कैंसर बोलते हैं। सो ट्यूमर को अब किल करना ज़रूरी है, तो टी सेल में मिक्सोमा वायरस डाल के इस ट्यूमर को किल कर दिया जाता है, ठीक है। सो मिक्सोमा क्या है, जो मिक्सोमा जो है कैन टारगेट एंड किल कैंसर सेल डायरेक्टली। अब मिक्सोमा को डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में भी डाला जा सकता है, कि मिक्सोमा जो है वो खुद से जाए बॉडी में जाके सारे के सारे कैंसर सेल को टारगेट कर दे, मतलब टी सेल की हम हेल्प बिना ही लिए, ठीक है। लेकिन इसको ज़रूरी है क्योंकि मिक्सोमा को भी किल करना ज़रूरी है बाद में, क्योंकि मिक्सोमा भी तो बॉडी को नुकसान डाल सकता है, तो इसलिए मिक्सोमा को टी सेल्स में डाला जाता है। क्योंकि टी सेल का भी एक लाइफ पीरियड होता है, टी सेल एक लाइफ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है। जब टी सेल की डेथ होगी तो साथ में मिक्सोमा वायरस जो है वो भी, उसकी भी डेथ हो जाएगी, तो इसको बाई स्टैंडर किलिंग बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो रही हैं साथ साथ, ठीक है। तो ये था ऑन्कोलिटिक वायरस के बारे में। नेक्स्ट है एंटी रेडिएशन पिल्स। आपको पता होगा कि यूक्रेन में ज़पोरिज़िया पावर प्लांट जो है वहाँ पे इरेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि वहाँ पे पहले से 5.5 मिलियन एंटी रेडिएशन पिल्स जो हैं वो लोगों को सप्लाई कर दी जाएं, जो भी उस विसिनिटी में, उस एरिया में जो लोग रहते हैं। अब रेडिएशन इमरजेंसी होती क्या है कि जब भी अनप्लान्ड तरीके से एक्सीडेंटली किसी भी एरिया में रेडिएशन फैलने लग जाती है, किसी पास में मान लो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से कई बार क्या होता है कि जो रेडिएशन होती है वो लीक हो जाती है, ठीक है, मतलब हार्मफुल रेडिएशन लीक हो जाती है। और वो रेडिएशन क्या करती है, जो हार्मफुल रेडिएशन होती है ना, ये बॉडी में म्यूटेशंस कॉज करती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे कैंसर करती हैं,
ठीक है। तो ये रेडिएशन जो है बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। जब भी कोई रेडिएशन होगी तो उसका दो तरीके से इम्पैक्ट करेगी। पहली बात तो आउटसाइड बॉडी पे इम्पैक्ट करेगी, देन वो इनसाइड चली जाएगी और इनसाइड जाके इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म करेगी। आउटसाइड जो इम्पैक्ट करती है उसको तो वॉश गर्म पानी से या सोप से उसको क्लीन किया जा सकता है, लेकिन जब वो इनसाइड एंटर कर जाती है तो जाके इंटरनल ऑर्गन के साथ इंटरेक्ट करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है कि हमें मतलब एंटी रेडिएशन पिल जो है एक वे आउट है। एंटी रेडिएशन पिल्स में क्या होता है कि स्पेसिफिकली देखो यहाँ पे जैसे है आयोडीन 131 जो है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये जो है इसमें इसके लीक होने का खतरा है। सो ये जब लीक होगा, आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है मतलब गले के पास होता है ये, और ये T3 और T4 नाम का हार्मोन जनरेट करता है, ट्राईआयोडीथायरोनिन, टेट्राआयोडीथायरोनिन। सो ये हार्मोन जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इनका बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में रोल होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर, और ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये आयोडीन से काम करता है, ये आयोडीन को टेकअप करता है, ठीक है, नेचुरल आयोडीन को। लेकिन क्योंकि इसीलिए बोलते हैं ना कि नमक में आयोडीन होना चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो लेकिन जब ये इरेडिएशन हो जाएगी, मतलब जब ये रेडिएशंस आ जाएंगी, आयोडीन 131 एयर में आ जाएगा, तो बॉडी क्या करेगी, कुछ उसके सरफेस के ऊपर आएगा और कुछ उसको इनहेल करेगी। जब बॉडी उसको इनहेल करेगी तो ये आयोडीन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये जाके उस थायराइड ग्लैंड के अंदर चला जाएगा। थायराइड ग्लैंड के जो रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे नेचुरल आयोडीन बाइंड होना चाहिए था, वहाँ पे ये रेडियो एक्टिव चला जाएगा। सो उसकी वजह से बॉडी के सिस्टम में ऐड हो जाएगा और पूरी का पूरा उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड का कैंसर होना शुरू हो जाएगा पर्सन को, जिसके भी अंदर वो जाएगा, ठीक है। इसके चलते अब क्या कर रहे हैं कि एक पोटेशियम आयोडाइड की पिल्स दे रहे हैं, KI। ये पोटेशियम आयोडाइड की गोलियाँ हैं, एंटी रेडिएशन पिल्स। तो ये गोलियां क्या करेंगी, पर्सन इसको जब खाएगा तो उससे चलते ये बॉडी में इंटरनली पोटेशियम आयोडाइड चल जाएगा। तो उसके अंदर जाने से क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड में जो भी रिसेप्टर पे आयोडीन ने बाइंड करना था ना, वहाँ पे जाके ये ऑलरेडी वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा, और नेचुरल जो भी उसके बाद आइसोटोप वगैरह आएंगे उसको ब्लॉक कर लेगा, चैनल्स को ब्लॉक कर लेगा, जिसके चलते नया जो आइसोटोप है वो उसके ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा। और ये एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। एक बार ये जाके उसको ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर्स को, तो नया जो खराब वाला आयोडीन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन है, वो वहाँ पे आके उसके ऊपर बाइंड नहीं करेगा। अब ये जो रेडिएशन पिल्स हैं, ये रेडिएशन के लीक होने से पहले का ट्रीटमेंट है, ये प्रिवेंटिव मेजर है, ये क्यूरेटिव नहीं है। एक बार किसी पर्सन की बॉडी में रेडिएशन चली गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये पहले ही है कि पहले अगर वो ये पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट्स लेके उसको ब्लॉक कर देता है तो इट विड वर्क ओनली, ठीक है। तो ये इस न्यूज़ आइटम के बारे में था। थायराइड ये मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया है, आप इसको रीड कर लेना, PDF मैं टेलीग्राम के चैनल में डाल दूंगी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडीन को यूज़ करता है, ठीक है, सो हार्मोन बनाने के लिए एंड एवरीथिंग, ठीक है। और ये जो पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट्स हैं, इनको जो भी पर्सन जिनकी एज 40 ईयर से नीचे है उनको लेना है। प्रेग्नेंट वुमेन इसको ले सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन ले सकती हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन का तो थायराइड की सिंथेसिस और थायराइड की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये प्रोटेक्ट कर सकती हैं पोटेशियम आयोडाइड पिल रेडियो एक्टिव आयोडीन से बॉडी के थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना देखना है कि सेंटोसा आइलैंड है क्या और कहाँ पे है। सेंटोसा आइलैंड जो है ये अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। 1972 में ये बना था और 2022 में ये अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। इसकी लोकेशन जो है चाइना और इंडिया के बिल्कुल बीच में है। इसको यहाँ पे पायरेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और ये इसमें लार्जली मैन मेड बीचेज़ ही हैं। इसकी लोकेशन क्या है, ये टाइनी आइलैंड है कोस्ट ऑफ सिंगापुर के ऊपर, कि सिंगापुर की कोस्ट के ऊपर ये एग्जैक्टली प्रेजेंट है। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जापान ने इसको एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप कन्वर्ट कर दिया था जब ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस मलाया पेनिनसुला से अपने आप को सरेंडर कर रही थी, ठीक है। तो उस टाइम इसका नाम सेओनन टो रखा था, लाइट ऑफ द साउथ, अब इसको सेंटोसा बोलते हैं। इसका फीचर ये है कि इसमें म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम है, ठीक है, वेयर यू कैन लर्न अबाउट वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड समर ट्री। तो आइसक्रीम के बारे में बहुत ज़्यादा अगर आपको जानना है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे यू कैन ऑल्सो प्ले इन द चेरी स्प्रिंकल पूल, ठीक है। तो ये सेंटोसा आइलैंड के बारे में। नेक्स्ट विजयंजम इंटरनेशनल पोर्ट के बारे में। सो अभी एक इंटरनेशनल विजयंजम पोर्ट बनाने की बात हो रही थी। ये केरला के थिरुवनंतपुरम में फॉल करता है। इसकी लोकेशन मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कहीं पे ये है,
ठीक है, विजंजम पोर्ट। सो यहाँ पे फिशर फोक जो हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपोज किया है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि मतलब ये जो पोर्ट है ये वहाँ पे कोस्टल इरोजन को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर रहा है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन विजंजम जो है ये एक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑल वेदर पोर्ट है, ये साउथ ऑफ तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। ये इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के बिल्कुल एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है कि सिर्फ 1 नॉटिकल माइल इससे इंटरनेशनल शिपिंग की लाइन जो है वो दूर है। ये एक मल्टीपर्पज़ पोर्ट है और इसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब सिरे से फ्रॉम स्क्रैच गवर्नमेंट इसके लिए फुल जो है पैसा प्रोवाइड कर रही है, इसको बनाया जा रहा है, इसको पोर्ट ऑफ फ्यूचर बोला जा रहा है। केरला गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है, विजंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ केरला इसको ओन कर रही है इस पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए। इसका खास बात यह है कि इसमें 20 मीटर कंटूर है, मतलब 20 मीटर नेचुरल डेप्थ प्रोवाइड करता है ये 1 नॉटिकल माइल के कंप्लीट एरिया में कोस्ट से, ठीक है। तो जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ये नेशनल और रीजनल रोड लिंक, मतलब यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे से लिंक्ड हैं सारे, ठीक है। रेलवे का लिंक अच्छा है, उसके अलावा इंटरनेशनल सी लाइन का भी लिंक अच्छा है, ठीक है। और ये अगर बात करें तो कोलंबो पोर्ट से ज़्यादा अच्छी लोकेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हमारा अपना पोर्ट है। ये सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला पे प्रेजेंट है। 10 नॉटिकल माइल इससे सिर्फ मेजर इंटरनेशनल सी रूट जो है 10 नॉटिकल माइल दूर है। ये कोलंबो पोर्ट से ज़्यादा अच्छी एक लोकेशन पे है। उसके अलावा फिजिकल और हाइड्रोग्राफिकल जो भी फीचर्स होते हैं जैसे कि डेप्थ, ठीक है, की रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। ये इसकी पोजीशन है, ये इसके बारे में था डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स के बारे में है। सो ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स अगस्त 2022 में, मतलब अभी अगस्त 2022 का ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स अभी आया है। सो ये DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, ठीक है, एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस ने इसको लॉन्च किया है। सो अब UIDAI है, जो UIDAI ये आधार के साथ एसोसिएटेड बॉडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने इस इंडेक्स को टॉप किया है इन अ सेंस कि जितने भी पब्लिक ग्रीवियंसेस, CPG ग्राम एक पोर्टल है जिसके थ्रू सारे के सारे ग्रीवियंसेस आते हैं गवर्नमेंट के पास। तो ये जितने भी ग्रीवियंसेस आते हैं उसमें से सबसे अच्छी ग्रीवियंसेस की हैंडलिंग जो है वो UIDAI नाम के मतलब इस बॉडी ने किया है। सो UIDAI है जो ये एक रोबस्ट इसका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर डिवीजन है, रीजनल ऑफिसेज हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, जिन सब के साथ मिलके ये लोगों की ग्रीवेंसेस को इसने बहुत अच्छा हैंडल किया है। अब UIDAI और CPG ग्राम देख लेते हैं क्या है। ये UIDAI है जो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इसको 2016 में बनाया गया था आधार एक्ट के अंदर, जिसके चलते एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर फॉल करती है। UIDAI जो है इसमें इसका मेन काम क्या है कि इसने 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर रेजिडेंट ऑफ इंडिया को देना होता है, ठीक है। और UIDAI जो है ये इनिशियली 2009 में बनाई गई थी प्लानिंग कमीशन के साथ, लेकिन बाद में इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाया गया आधार एक्ट के अंडर। इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया, एक तो आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना होता है, उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड इन्फॉर्मेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल जो है वो भी इसका मेन रोल है। उसके अलावा CPG ग्राम जो है ये वेब इनेबल्ड सिस्टम है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर का, इसको नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने बनाया है। ये एक ग्रीवियंस को रिसीव करने वाली एक बॉडी है काइंड ऑफ। इसको NIC ने साथ में MIT के साथ मिलके और डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस और DARPG के साथ मिलके इसने बनाया है। इसका रैशनल मेन ये है कि इसने रिसीव करनी है सारी की सारी कंप्लेंट्स, उसको रिड्रेस करना है और जो भी ग्रीवियंस रिड्रेसल हो रहा है उसको मॉनिटर करना है। इसको DARPG ने लॉन्च किया था। DARPG मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंडर आता है और इसका मेन काम है कि इसने कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए, कंप्लेंट फाइल करने के लिए ऑनलाइन एक पोर्टल प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंडर सिटीजन अपनी प्रॉब्लम को, ग्रीवियंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कंसर्न है या प्रॉब्लम है उसको फॉलो अप कर सकते हैं और DARPG जो है उसको ग्रीवेंस को मॉनिटर भी कर सकता है। अब जो UIDAI है ये अपना एक सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है टू स्ट्रेंथन इट्स ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। UIDAI जो है ये अपना खुद का एक ओपन सोर्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सोल्यूशन लाना चाह रही है, CRM सोल्यूशन बोला जाएगा। इसमें बहुत एडवांस फीचर्स होंगे जैसे कि मतलब जिससे कि सर्विस डिलीवरी और ज़्यादा एनहांस होगी। सो सोल्यूशन में मल्टी चैनल्स होंगे जैसे कि
कॉल करके ग्रीवियंस बताया जा सकता है, मेल के थ्रू, चैटबॉट के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये एक ज़्यादा अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम लाने की कोशिश की कर रही है। और नेक्स्ट है कि MOU साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बारे में। आपको पता है कि नेपाल और इंडिया बहुत लंबा एक बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उसका फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सारी ऑलमोस्ट इनकी प्रॉब्लम जो है कॉमन है। सो इन्होंने एक MOU साइन किया है कि बायोडाइवर्सिटी के एरिया में इंडिया और नेपाल जो है वो मिल के जो है कोऑपरेट करेंगे और साइनर्जाइज करेंगे। MOU जो है ये हेल्प करेगा कोऑपरेशन प्रमोट करने में सारी की सारी पार्टीज़ में, जैसे कि फॉरेस्ट के मामले में, वाइल्ड लाइफ के मामले में, एनवायरनमेंट के मामले में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मामले में। तो ये MOU आपको पता है इसने साइन किया है। कॉरिडोर्स रिस्टोर किए जाएंगे। कॉरिडोर होते हैं कि एक फॉरेस्ट एरिया को दूसरे फॉरेस्ट एरिया से लिंक करने वाला जो एक ग्रीन चैनल होता है, जहाँ से एनिमल्स माइग्रेट करते हैं दूसरे एरिया में। सो जो भी ग्रीन कॉरिडोर्स हैं ये मेंटेन किए जाएंगे, एरियाज़ को इंटरलिंक किया जाएगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया, टोटल वर्ल्ड में 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया जो है उन 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक है। ठीक है। सो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ होती क्या हैं? वो कंट्रीज़ जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ को बोलते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीसीज जो हैं लिव करती हैं, रहती हैं, और उनको एक्सट्रीमली बायोडाइवर्स बोला जाता है। 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? ऑस्ट्रेलिया आती है, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इंडिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पेपुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, US और वेनेजुला। चाइना और US भी इनमें आती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। इंडिया जो है इसके पास टोटल 2.4% ऑफ वर्ल्ड का लैंड एरिया, जितना टोटल वर्ल्ड का लैंड एरिया है उसमें से 2.4% इंडिया के पास है। लेकिन इंडिया की जो स्पीसीज रिचनेस है एनिमल और प्लांट के मामले में, वो वर्ल्ड का टोटल 7 to 8% है। सो इसी वजह से इंडिया जो है 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है एक्सरसाइज साइनर्जी के बारे में। साइनर्जी जो है ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करने वाली एक एक्सरसाइज है कि जो भी मेंबर स्टेट्स होंगी, मेंबर पार्टिसिपेंट होंगे इसमें, वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंटरचेंज करेंगे। किस सफियर में? साइबर सिस्टम में, कि साइबर अटैक्स को कैसे कम किया जाए, कैसे रैंसमवेयर के अगेंस्ट रेजिलियंस शो की जाए, साइबर एक्सटॉर्शन अटैक्स को कम किया जाए। तो ये एक्सरसाइज साइनर्जी होगी जिसमें ये सारी चीज़ें की जाएंगी, ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं शेयर की जाएंगी इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। थीम जो है इस एक्सरसाइज की, बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक। इसको सर्टेन कर रहा है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्टेन इसको कर रहा है। जो ये सर्टेन जो है ये MIT के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है। और इसको करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन, सर्टेन और साथ में सिंगापुर का साइबर सिक्योरिटी एजेंसी जो है, ये दोनों कोलैबोरेट करेंगे और ये इन्होंने सक्सेसफुली डिज़ाइन किया है और कंडक्ट किया है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज साइनर्जी को, और इसमें 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। सर्टेन क्या है? सर्टेन एक नेशनल नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को, कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई ब्रीच होता है, उसमें इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, उसको टैकल करने के लिए बनाई गई है। तो ये जो है ये 2004 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। फंक्शन इसका जो है ये अपना काम जो है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के से अपनी पावर जो है ये डिराइव करती है। मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी के इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। तो इंपॉर्टेंट है आपको कि पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि एक्सरसाइज साइनर्जी है क्या। सो ये जो है रेजिलियंस अगेंस्ट रैंसमवेयर एंड साइबर एक्सटॉर्शन अटैक के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, जिसमें 13 मेंबर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और हमने सिंगापुर के साथ इसमें मिलकर काम किया है। लास्ट न्यूज़ आइटम जो है वो बल्क ड्रग्स के बारे में है। सो बल्क ड्रग्स को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोला जाता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट जो है, उसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रोवाइड किया है, इन द सेंस कि उसने अप्रूवल प्रोवाइड किया है 3 स्टेट्स को, हिमाचल प्रदेश को, गुजरात को और आंध्र प्रदेश को, कि वो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क, कि बल्क ड्रग्स पार्क मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मैन्युफैक्चर करने वाली पार्क जो है वो लगा सकते हैं अपनी स्टेट्स में। अब ये स्कीम जो है इसका फाइनेंशियल आउटले मतलब इसको 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसको 2020 में नोटिफाई किया गया था और कि मतलब ये स्कीम जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इन 3 स्टेट को।
ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इसके अंडर इन 3 स्टेट्स को 3,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जिसके चलते वो बल्क ड्रग पार्क जो है बनाएंगे अपनी टेरिटरी में। ये अब बल्क ड्रग पार्क बनाने का काम मेन रीज़न क्या है, आपको पता होगा कि जितने भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, इंडिया इनको इम्पोर्ट करता है चाइना से या बाकी और सारी कंट्रीज से। सो अगर हम खुद की ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम खुद के बनाने लग जाएंगे बल्क ड्रग्स जो है, तो उसके चलते क्या होगा कि जो इन जनरल जो कॉस्ट है ड्रग्स को बनाने की, दवाइयों को बनाने की जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि हम सारी की सारी कंपनीज जो हैं उनको एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं। इस स्कीम के अंदर एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो सारी जो कंपनीज हैं उसको एक्सेस कर पाएंगी और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट खुद का बना पाएंगी, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और साथ में इंडिया की जो दवाइयाँ हैं उनकी इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको पता होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया की जो है वो 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया में, ठीक है। और बल्क ड्रग्स हैं क्या, या एक्टिव फार्मास्यूटिकल होते क्या हैं? अ बल्क ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये जो होता है ये की इंग्रेडिएंट होता है। सपोज करो आप देखते हो कि एक टैबलेट है, क्रोसिन है, ठीक है, या फिर कोई भी नीमोसिलिड है, या ऐसी जो भी दवाइयाँ होती हैं ना, इनके अंदर एक इंग्रेडिएंट पड़ता है जिसको उसका सॉल्ट भी बोल सकते हैं, या फिर मतलब बेसिक ड्रग जो होता है, जो मतलब ये ऊपर तो एडिशन है लेकिन इसके अंदर एक बेसिक ड्रग है जो एक्चुअल में बीमारी के ऊपर काम करता है, उसको बल्क ड्रग बोलते हैं। सो ये जो है की इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, हर ड्रग का, हर मेडिसिन का, जो उसको थेरेप्यूटिक इम्पैक्ट जो वो दवाई लाना चाहती है वो उसको वो इम्पैक्ट लाने में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल में देखो कि पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल जो है ये एक बल्क ड्रग है, ये पेन के अगेंस्ट काम करता है, पेन को कम करता है, फीवर को कम करता है। अब इसको क्या होता है कि एपीआई या बल्क ड्रग जो है ना, ये पैरासीटामोल एक इंग्रेडिएंट है, ठीक है, ये एपीआई है, ठीक है, या फिर ये बल्क ड्रग है पैरासीटामोल, ठीक है। फिर इसको बाइंडिंग एजेंट्स के साथ और सारी चीज़ों के साथ मिला के, ठीक है, इसको टैबलेट, कैप्सूल या सिरप की फॉर्मेट में बनाया जाता है और पेशेंट को दिया जाता है। फिर इसको क्रोसिन लगा लो, ठीक है, या फिर नीमोसिलिड नाम से, ऐसे ऐसे नेम से उसको फिर सेल किया जाता है, लेकिन ड्रग जो है वो पैरासीटामोल है। तो इसको इंडिया में बनाने की बात हो रही है, ना कि अकेली हम गोली बनाएंगे, उसके अलावा कैप्सूल या सिरप नहीं बनाएंगे, हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। ये इसके बारे में था। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इस हफ्ते के करंट अफेयर के बारे में। थैंक यू सो मच, आई होप यू पीपल एन्जॉयड इट। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं तो वो भी उसी टेलीग्राम चैनल में डाले होते हैं, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।